ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 2 महीने के बाद शादी का सीजन फिर शुरू हो जाएगा। शादी सरल बात होती है, ऐसे वैसे को पता नहीं कैसे कैसा क्या क्या मिल जाता है। और आदमी को कई बार काली को मेघ प्रभा मिल जाती है और कभी के मेघ कुमार को काली मिल जाती है। मेघ कुमार और काली का मतलब कई बार कौवे के हाथ में मैदा की लोई आ जाती है और कई बार बिल्कुल विपरीत स्थिति बन जाती है। ये इसी सीजन के बाद होता था, गुरुवर के साथ देखता था। राखी के बाद प्रायः करके देखा सुनी के संबंध होते हैं कि 2 महीने बाद हम कुछ उसको गति दे सकें गृहस्थ जीवन को। तो आचार्य भगवंत के पास नए नए दंपति आते। नए नए दंपति जब कभी भी गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने के लिए आते तो आचार्य भगवंत उनको किसी को सदगृहस्थ होने का आशीर्वाद देते, किसी को आदर्श गृहस्थ बनो ऐसा आशीर्वाद दे देते। देखता रहता था पास में, महाराज कोई आया सामान्य से गृहस्थ, अचासी ने मुस्कुरा करके कहा हाँ सदगृहस्थ बनो। हमने कहा इनको सदगृहस्थ बनने का आशीर्वाद दिया है। विशेषण जब कभी भी गुरुवर कुछ लगाते तो उसको नोट कर लेता। फिर कोई कोई आते उनसे कहते आदर्श गृहस्थ बनना है। तो हमने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आप किसी नए जोड़े को सदगृहस्थ होने का आशीर्वाद देते हैं, किसी को आदर्श गृहस्थ होने का आशीर्वाद देते हैं, तो इन दोनों में कोई फर्क है कि सामान्य से आपके मुख से निकल जाता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे कैसे फर्क नहीं है, सदगृहस्थ में और आदर्श गृहस्थ में फर्क होता है। सदगृहस्थ सदगृहस्थ होता है, अच्छे से घर में रहता है, टिका रहता है। आदर्श गृहस्थ वो होता है हम जिसका उदाहरण दे सकें। कोई एक ऐसी गृहस्थी हो, किसी ने जिसने भी बसाई हो, आपने भी गृहस्थी बसाई है, आपके भी बच्चे हैं, बहू हैं, लड़के हैं, नाती हैं, पोते हैं, आपके भी बहन हैं, आपके भी संबंधी हैं, लेकिन आपका परिवार उदाहरण नहीं बन पाता। अगर मान लीजिए आप किसी भी गांव में रहते हैं, उस गांव में आपसे कहा जाए कि कोई एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण दे दीजिए अपने पूरे गांव में, समाज में। आदर्श गृहस्थ में आदर्श की स्थिति एक व्यक्ति की नहीं होती, परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर आदर्श स्थापित करने की जवाबदारी घर के बड़े बुजुर्ग की रहती है। घर का माहौल इस तरीके से वो बना करके रखते हैं कि उसमें पूरा का पूरा परिवार आदर्श माना जाता है और पूरी समाज में उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा रहती है। कोई बोले आपके यहाँ सबसे अच्छा परिवार, बोले वो बहुत आदर्श गृहस्थ हैं, आप उनके यहाँ तो निसंकोच उनकी बेटी ले सकते हैं, उनको अपनी बेटी दे सकते हैं। एक बार में बिना सोचे समझे आप किसी भी बच्चे या पुत्री के लिए जब हाँ कर देते हैं तो उसकी आदर्श गृहस्थपना सार्थक सिद्ध होता है। आदर्श गृहस्थ कैसा होता है
कैसा होना चाहिए, गुरुदेव से ही पूछा। आचार्य जी से बोला, गुरुदेव आदर्श गृहस्थ के लिए आशीर्वाद दिया है, हमने श्रावक को इशारा किया, हमें कहा तुम ही पूछ लो आचार्य जी से, आदर्श गृहस्थ का आशीर्वाद तो मिल ही गया है, अब आदर्श गृहस्थ की परिभाषा और पता होनी चाहिए। पता चला बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, तुमने ले लिया, तुम घर चलते बने, और घर में जैसे लोग जीते हैं वैसे तुम भी जीने लगे, तो आचार्य जी का आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है तो उसको फलीभूत करने की जवाबदारी अब तुम्हारी है। तुमने आशीर्वाद लिया क्यों? लिया है तो जाओ और गुरु जी से पूछो कि आदर्श गृहस्थ कैसा होता है। आचार्य जी के पास गए, यही 8:15 बजे का समय था बंधुओं। सुबह 8 बजे उन्होंने आशीर्वाद लिया। 15 मिनट बाद नया दंपति पुनः नेमावर में गुरु जी के चरणों में पहुंच गया और वहां पर जाकर के आचार्य जी से कहता है, गुरुदेव आपने आशीर्वाद दे दिया है आदर्श गृहस्थ का, माता पिता थे उनके सामने पूछ नहीं पाया, लेकिन अब बता दीजिए कि आदर्श गृहस्थ की परिभाषा क्या है, सदगृहस्थ की परिभाषा क्या है, आदर्श गृहस्थ की परिभाषा क्या है। आचार्य जी थोड़ा सा उठने ही वाले थे कि उन्होंने कहा कि बता देते हैं। बताने के बाद ऐसे सिर हिला करके गुरुजी, और 10 मिनट बाद बोले 10 मिनट बाद बता देता हूँ। और 8:30 पौने 9 में गुरुदेव मंच में चले गए। गुरुदेव का पूजन हुआ। पूजन होने के बाद गुरुवर का उपदेश हुआ आदर्श गृहस्थ के ऊपर। आज चूंकि रविवार है, रविवार के दिन बहुत सारे बच्चों के माता पिता सभी लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, वे विशेष रूप से अलग तरीके से कुछ सुनना चाहते हैं। उस दिन भी रविवार था, नेमावर की बात है 2015 की। आचार्य भगवान सुबह सुबह चले गए पूजा कराने, और वहीं पर उन्होंने बात छेड़ दी कि आदर्श गृहस्थ भी होते हैं। आज कोई पूछ रहे थे हमसे आदर्श गृहस्थ कैसा होता है। आदर्श गृहस्थ में आचार्य जी ने सहज निरूपण किया। 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आदर्श गृहस्थ की ये चारों संज्ञाएं आदर्श रूप होती हैं। आप देखिएगा, आपकी आहार संज्ञा, भोजन तो सबको करना है, ये तो तय है, लेकिन आपके भोजन का आदर्श क्या है? नाली के ऊपर खड़े होकर के खा लेते हैं, किसी भी नीच कुल के व्यक्ति के हाथ के बनाया खा लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल गंदे काम करता है, नीच कुल का आदमी है, बिल्कुल काला कलूटा, और वो आपको आपके घर के अंदर निमंत्रण कर दे, भाई साहब हमने सुना है आपका रिटायरमेंट हो गया है, हमारे घर में पधारो आहार के लिए। अब आप क्या बहाने मारोगे बताओ? अरे हमारे तो व्रत चल रहे हैं, अभी तो हमारा वो ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। आप बहाना मारोगे ना, क्यों, क्या हुआ? बोले वो बिल्कुल नीच कुल का व्यक्ति, स्लिम डॉग, मतलब उसमें रहने वाले जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वे बिल्कुल वहां पर जा कर के, अब उसने बुला लिया आपको, तो आप वहां पर जा कर के क्या भोजन कर सकते हैं? कल्पना करिए कभी, बिल्कुल नीच कुल के व्यक्ति ने, जिसके घर के बाहर अपद्रव्य पड़ा हो, उसकी परिभाषा आप खुद जानते हैं, समझते हैं। बस सबसे नीच कुल के व्यक्ति की अनुमोदना करके देखिएगा दिमाग में कि उसने आपको निमंत्रण किया है। निमंत्रण में उसने कहा है, सेठ जी आपका रिटायरमेंट हो गया है, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारो, हमारी पत्नी ने भोजन बनाया है। हाँ हम लोग मांस खाते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल साजा खिलाएंगे, धो पोंछ करके खिलाएंगे, उसी बर्तन में बना के खिलाएंगे, हमारी पत्नी खुद अपने हाथ से बनाएगी और आपको उसमें निमंत्रण करेगी। अब उनके घर के अंदर जा कर के आप भोजन कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या आपत्ति है जब वो आपको शुद्ध भोजन बना करके दे रही है। कल ही मैं यहाँ से निकल रहा था तो एक महिला आ गई,
वो महिला हमसे कहती है, गणी खम्मा हुकुम सा। हमने कहा क्या हो गया? हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारो। हमने कहा ऐसे कैसे पधारो? हमने कहा सब जैसा तुम खाते हो वैसे ही दूंगी तुमको, लेकिन एक बार हमारे हुकुम सा हमारे भोजन के लिए घर में पधारो, एक बार बस पधारो ना, पधारो, तुम्हारा क्या जाएगा? हमने कहा बात तो सही कह रही है, हमारा क्या जाएगा? फिर हमने उसको पलटा है। हमने कहा एक काम करो, अब वहाँ घर बहुत दूर पड़ता है, तुम लौकी ले आना इसी चौके में, चावल ले आना, लौकी ले आना, कच्ची दाल ले आना, यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे लोग दे देंगे। हाँ हुकुम सा, जैसा आप बोलो बिल्कुल वैसे ही। हमने उसको समझाया, हमने तो समझा दिया, वो समझ भी गई। आपको अगर कोई बिल्कुल घनिष्ठ है और वो आपको बुलाए तो आप कैसे करेंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? उनकी बस्ती में घुसना ही मुश्किल है। उनकी बस्ती में घुसोगे तो चारों तरफ से अजीब सी बदबू आती है, लेकिन उनको उसमें रहने की आदत है। उनको आदत है, आपको बदबू आती है, आप उनके घर में नहीं जाएंगे। अरे बोले बस भैया तुमने इतना पूछ लिया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ऐसे लंबी चौड़ी फांकोगे लेकिन उसके घर में रोटी खाने तो नहीं जाओगे। अभी एक महिला थी और वो विधायक बनने की कवायद पे थी, तो उनको घर घर जाना पड़ता था। हमने कहा अब तो 7 जात के आदमी के पैर भी पड़ने पड़ेंगे, तुमको माथा भी टेकना पड़ेगा और सारी जगह करनी पड़ेंगी। बोले हाँ महाराज जी करते हैं। हमने कहा फिर जब वो नीच खुल के लोग बुलाते हैं तब क्या करती हो? बोले महाराज जी बहाना मार देते हैं, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज पंचमी है, आज तीज है, आज दूज है। और अब वो बोलते हैं हाँ तुम हमारे घर के छोटे घर के लोगों का पानी क्यों पियोगी? वोट मांगने तो आ गई, पानी क्यों पियोगी? तो बोले महाराज जी उस समय बड़ी आफत रहती है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त और विधायक बनना है तो हर जगह आपको ढोक देनी पड़ेगी, गधे के भी एक बार पैर पड़ने पड़ेंगी। ओह क्या गधा है, बैसाख नंदन आपकी जय हो जय हो जय हो। गधे को भी बैसाख नंदन कहते हैं, उसकी भी जय हो जय हो जय हो जयकारा। तो आपसे कोई आपको बुला ले अपने घर में, पधारिए, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आपसे पूछेंगे क्यों नहीं जाएंगे, तो आप एक ही चीज कहेंगे, उनकी आचार संहिता अच्छी नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है आप हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, हम आपके घर में भोजन करने के लिए आ जाते हैं। हम गंदे हैं, आपका घर तो पवित्र है, तो आप जिस थाली में भोजन करते हैं क्या उसी थाली में उस व्यक्ति को भोजन करा देंगे? करा देंगे? नहीं कराएंगे महाराज, वो भी बड़ा विचित्र स्थिति होगी। पंगत में टेंट हाउस की प्लेटों का कोई धर्म नहीं होता, होटल की कांच की गिलास का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी के भी मुंह लग जाती है, किसी के भी मुंह लग जाती है। लेकिन घर की थालियां उनका एक धर्म है, आदर्श गृहस्थ, उस पे भी आदर्श आहार संज्ञा। उस व्यक्ति को भी आप अपने घर के अंदर बुला करके उसको भोजन नहीं कराएंगे, और भोजन कराना हुआ तो आपकी कटलरी बिल्कुल अलग होगी, उसकी प्लेट अलग है, उसकी गिलास अलग है, उसके बर्तन अलग हैं। पहले ऐसा होता था कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो 7 जात का आदमी उसी में आता था, खाता था और चला जाता था। कांच के गिलास जो हैं घर में फैशन स्टैंडर्ड नहीं था, कांच के गिलास इसलिए रखे जाते थे कि कोई दूसरी जात का आदमी आएगा, उसको कांच की गिलास में पिलाया, और कांच की गिलास चौके में नहीं बाहर ही किनारे रख दी जाती थी, जहाँ पर बर्तन धोने के वो रखे रहते थे, सर्फ साबुन वगैरह, वहीं पे उनके सामान रख दिए, उन्हीं को उससे निकाला, वहीं के वहीं उनको खिलाया। और उस पर भी ऐसा रहता था, कई बार तो खिला तो दिया, वे जानते थे कि हम नीच कुल के हैं, तो वे खुद ही धो करके रख करके चले जाते थे। आज वो परिस्थिति बदल गई, आप उनके घर के अंदर जाकर के नहीं खाएंगे, उनको अपने घर के अंदर बुला करके भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर के होटल में बड़े अच्छे से मिल लेते हैं। नीच कुल का व्यक्ति होटल में आकर के तुम्हारे लिए रोटी बना दे, नान बनाई सेठ साहब, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। उसने पनीर की सब्जी बघारी है, उसी पनीर की सब्जी के फ्राइंग पैन में रात में
जब सब खत्म हो जाता है, चूंकि वो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, उन्हीं ने उसमें आमलेट बना दिया हो और आपने गप कर लिया। अब आप सोचिए, आदर्श गृहस्थ जो है, क्या वह होटल का खा सकता है? पूछ सकता हूं, पूछूंगा मैं आपसे। तो आचार्य जी ने जब उनको आदर्श गृहस्थ का आशीर्वाद दिया, और आचार्य जी की यही व्याख्याएं चल रही थी कि जब हम नीच कुल के घर में जाकर के नहीं खाते, नीच कुल को घर में बुला करके उसको नहीं खिलाते, तो हम दोनों किसी तीसरे के घर में घुस करके कैसे खा सकते हैं? अब वो तीसरे का घर है होटल, वहां पर बनाने वाले जितने भी सेफ होते हैं वो क्या उच्च गोत्री होते हैं? कभी आपने देखा होटल में किसी जैन सेफ ने खाना बनाया हो? आपने देखा है बाजार के जो केक होते हैं, उन केक में वो कितना डालडा होता है ना, डालडा समझते हैं? हाँ, वनस्पति घी। तो उसमें अंडे वगैरह मिला करके और फिर उसी में मैदा, दूसरी प्रिजर्वेटिव मिला करके उसी को पका करके और खिला देते हैं। तो आचार्य जी ने सबसे पहला संबोधन था कि एक आदर्श गृहस्थ, उसकी आहारचर्या आदर्श होना चाहिए। आदर्श गृहस्थ होटल का भोजन नहीं करेगा। होटल का नहीं करेगा तो धर्मशाला का तो कर लेगा, होटल का नहीं करेगा। किसी क्षेत्र में जाइएगा, क्षेत्र में कोई मान लीजिए भोजनशाला बनी है, तो क्षेत्र की भोजनशाला का तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होटल का नहीं। आचार्य जी ने कह दिया, अब सामने वाले ने सुन लिया। अब वो पति पत्नी एक दूसरे को देखें, आदर्श गृहस्थ का आशीर्वाद, अभी अभी शादी हुई और आचार्य महाराज ने होटल के त्याग की बात कर दी। और अभी हम लोगों को जाना है स्विट्जरलैंड घूमने, तो क्या हम आप बावर्ची लेकर के जाएंगे साथ में? अपनी खर्चा तो पूर्ण नहीं रहा है, बावर्ची लेकर के जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो उनने एक दूसरे को देखा, पति पत्नी को इशारा करता है, शांत हो जा, सुन तो ले गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, करना नहीं करना तो वो तो अभी अपन समझते हैं। उन्होंने आहार संज्ञा में देख लिया कि आपकी आहार संज्ञा आदर्श होनी चाहिए। पहले के ज़माने में जब हम लोग अपनी दुकान में रहते थे, काम करते थे, दुकान में दिन में 25 बार भी किसी को चाय पिलानी हो तो चाय घर से बन करके आती थी। बाजार की चाय व्यापारी तक को नहीं पिलाते थे, क्योंकि व्यापारी को चाय देंगे तो आपको भी चाय पीनी पड़ेगी, एक आध कप उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और उस पर पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाहर का अनछना पानी और घर में प्रयोग हो। तो आदर्श गृहस्थ जिसका उदाहरण दे सके हम, इनके परिवार के लोग होटल में नहीं खाएं। क्यों नहीं खाते? इनके यहाँ की एक आदर्श संहिता है, इन्होंने अपने घर को खुद एक आइडियल बनाया है। हमारे घर के बच्चे दुनिया में कहीं भी जाएंगे घर का बना भोजन करेंगे। दूसरों को देख करके मन तो ललचाता होगा ना, ट्रेन में चढ़ते हैं तो चने वाले के चने देख करके चढ़ते ही साथ चने खाने का मन किसका नहीं करता? करता है। पहली बार में मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को पालना पड़ता है। बच्चों को पालते वक्त देखना पड़ता है कि अब ये बाहर जाएगा तो अब भी मांगेगा। ट्रेन में पहले सफ़र करते थे, 8-10 घंटे की ट्रेन की जर्नी है, तो माँ पूरे भोजन के थैले में एक और थैला ऊपर ही ऊपर रख लेती थी। माँ जानती थी ट्रेन में बैठेगा और बैठते ही साथ बोलेगा कि भूख लगी है। और ट्रेन की खासियत है, आप घर से कितना भी खा के चलो, उसमें बैठोगे और 15 मिनट बाद पता नहीं पेट में क्या होता है, 2 पूड़ी निकाल दे, थोड़ा सा पापड़ निकाल दे, थोड़ा सा जीरा मन निकाल दे, एक मीठा निकाल दे, एक टमाटर बना दे, थोड़ा सा चना दे दे। अरे बोले भैया अभी 4:15 बजा है, 1 घंटे बाद अंतव कर लेना। बोले भूख तो अभी लग रही है। ऐसा आपने महसूस किया कि हम ही भर ने महसूस किया? आपने भी महसूस किया होगा। तो बचपन में भी यही होता था कि ट्रेन में बैठे नहीं, बैठते ही साथ खाने को चाहिए। अब पिता चांटा मारेंगी, माँ भोजन देगी। पिता बोले है अभी तो खा के आया है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी ने उठा करके दे दिया। अब चना है, या तो आप उस नीच कुल के हाथ का खा लीजिए, या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से माँ अगर समझदार है तो घर से तैयार करके लेकर के जाएगी। वो जानती है ट्रेन में बैठेगा तो चना जरूर मांगेगा, ट्रेन में बैठेगा तो चिप्स जरूर मांगेगा,
तो चिप्स कभी भी आलू की नहीं मिली। कद्दू होता है, कद्दू समझते हैं, कुमड़ा कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुकुम्बर। कुकुम्बर तो ककड़ी को कहते हैं। पंपी, पंपकिन, हाँ ठीक है, हम थोड़ा पढ़े लिखे कम है, ऐसे गलती हो जाती है, पूछ लेता हूँ आप लोगों से। तो वो जो कद्दू होता था, बुआ रहती थी घर के अंदर, तो वो कद्दू की चिप्स बना देती थी। चिप्स बना करके सुखा करके रख दी, और जाना है तो निश्चित आप ट्रेन में बैठेंगे तो चिप्स तो खाने को चाहिए, जब दूसरे को देखते हैं तो खुद को भी चाहिए। तो वहाँ पर वो कद्दू की चिप्स जो है वो ट्रेन में उपलब्ध हो जाती थी, अच्छी तुरंत की गरम ताज़ा मिलती थी, और लगता था कि हाँ कोई चीज़ है। तो आदत कैसे आदर्श गृहस्थ स्थापित करता है। आचार्य भगवंत ने कहा, आदर्श गृहस्थ बनिए। आदर्श गृहस्थ की पहली आहार संज्ञा आदर्श होनी चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, घर से 4 पराठे लेके चलेंगे, रास्ते में किसी भी होटल में एक सब्जी उठवाएंगे, अपना ही पराठा उठाएंगे, उसकी सब्जी ली और अंदर। नेमावर में था तो मैं देखता था, दुनिया भर की कमेटियाँ गुरुजी के पास आती, पधारो महाराज जी, पधारो महाराज जी, संग दे दो। रास्ते में ढाबे में खड़े होकर के रात को 11 बजे ले दनादन दाल फ्राई, चावल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। अब उसमें एक आध दो बेटियां मान लो व्रती बैठी हैं, तो बस वो शांति से गाड़ी में बैठी हैं। अब रास्ता पड़ेगा, प्रसिद्ध ढाबा है, प्रसिद्ध ढाबे में गाड़ी ना रुके तो आने जाने का क्या मतलब, काहे के लिए गए थे। ये गृहस्थी तो हो सकती है, लेकिन आदर्श गृहस्थ नहीं हो सकता। आदर्श गृहस्थ अपनी संयोजनाएं बना करके चलता है, परिवार के लोगों को संकल्प सिद्धि कराता है। बच्चे ने महाराज जी के सामने नियम ले लिया, हम आज के बाद 1 साल के लिए रात्रि भोजन नहीं करेंगे। माँ पीछे से छूटे छूटे छूटे, माँ पहले से छू छू करती है। बच्चा बोलता है हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। माँ कहती है महाराज जी जो छोटो सो मोड़ा है, ना समझ पा है, आप तो है इसको महीने में 5 दिन की छूट ले लो, 10 दिन की छूट ले लो। हाँ, अब वो घर में जाकर के बच्चा बोलता है हमारा चॉकलेट का त्याग है। माँ बोलती है खा ले, कछु नहीं होए। ऐसा होता है क्या? होता है, आप करते होंगे। लेकिन आदर्श गृहस्थ जो होता है वो अपने बच्चों को संकल्प की ताकत दिखाता है। संकल्प की ताकत दिखाएगा, तुमने त्याग कर दिया है ना, अब 1 साल तक तो नहीं मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए, तुमने त्याग किया है। 1 साल के उस तरीके के उसके मोरल डेवलपमेंट के कारण वो बच्चा ऊपर उठ करके व्रतों को पालना सीख जाता है। ये प्रतिभा स्थली में जब आप अपनी बेटियों का एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पर एक सामूहिक रूप से इस तरीके के उपवास इत्यादि की प्रक्रिया है कि चंदन छठ के, मुकुट सप्तमी के उपवास 3-3 हजार बच्चियाँ निर्जल उपवास कर लेती हैं। संगति का प्रभाव। 5,000 बेटियाँ हैं, 3,500 बेटियों ने, कई बार तो 4,500 बेटियों ने एक साथ पूरे दिन का निर्जल उपवास रखा। संकल्प की ताकत। दूसरे दिन सुबह आपको सबसे पहले मिलेगा, आप जैसा मांगते हैं वैसा, लेकिन संकल्प का आदर्श घर के अंदर स्थापित करना पड़ता है। आपके घर के अंदर आपका छोटा सा बच्चा कोई भी माँ बोल देगा हमने आलू का त्याग कर दे, आलू का त्याग कर दिया, तो आपके माता पिता पहले से बोल देते हैं अबे का जल्दी थी, अभी तो उम्र है का तुम्हारी आलू के त्याग करवे की। अब भैया पूछ के आए, पहले माता पिता से पूछो, माता श्री मैं आलू का त्याग करना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी आज्ञा हो तो कर दूँ। ऐसा गृहस्थी नहीं होती। गृहस्थी में संकल्प सिद्धि की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। छोटा सा बच्चा भी है, उसने महाराज जी के सामने नियम ले लिया है, तो पीछे से बड़ा पिता कहता है तू तो नियम ले ले, तेरा पालन कराना हमारी जवाबदारी है, हम पालन कराएंगे। लेकिन यहाँ पिता बच्चे को खींचता है, गृहस्थी खराब होती है। आचार्य श्री जी ने कहा कि आहार संज्ञा आदर्श होनी चाहिए, तब जाकर के आदर्श गृहस्थ कहलाते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं भय संज्ञा भी आदर्शमय होनी चाहिए। घर के अंदर बच्चों को किसी बात का किसी से कोई भय नहीं है। आपके घर के अंदर भी देखिएगा, बेइज्जती महसूस होती होगी ना, जब घर के अंदर जेठ जी घुसे और बहू आराम से बैठी बैठी टीवी देख रही हो। एक बार तो धक्का लगता है, दूसरी बार भले अपन कह दें कि अरे हो गया यार, ज़माना एडवांस है। कितना भी एडवांस ज़माना आप अपने मुख से कह दीजिए, लेकिन जब घर के अंदर आपको इज्जत नहीं मिलती,
माता पिता को नहीं मिलती, सास देवरानी जेठानी से नहीं मिलती, बच्चों से बड़ों को नहीं मिलती, अंदर हर्ट होता है। किस बात का? अजय लड़का बदमाश हो जा रहे हैं, सब बिगड़त जा रहे हैं। कैसो है भैया, घर हमारे हाथ में नहीं है तो कौन के हाथ में है? किसके हाथ में है? तुम्हारा घर है, तुम्हारे मालिक हो। तो वहाँ पर आचार्य ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि घर के अंदर भय संज्ञा बराबर होनी चाहिए। जो 7 प्रकार का भय आगम में वर्णित है, इन 7 प्रकार के भय का संबंध आपके बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए। अत्राण भय शब्द दिया है आगम ग्रंथों में कि अगर तुमने गलत किया तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। बच्चों में अगर ये भावना भर दी तो बच्चे धीरे 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 करके किसी भी गलत काम को करने से पहले 4 बार सोचेंगे। अभी पिता पुत्र से क्या कहता है? तो चिंता मत कर रहे, हम तेरे पीछे बैठे हैं, उठा के मसक देना, जो होगा तेरा बाप समझ लेगा। अरे बड़ा बल दे दिया आपने तो पुत्र को। हमको अपने पुत्र को शेर सिंह बनाना है, शेर सिंह बना लो चाहे कबूतर सिंह बना लो, लेकिन लड़का लड़का बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तिरंज मत बनाओ, तिरंज बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वो तिरंज जैसी हरकत करता है, खूंखार हो जाता है। हमारा बच्चा शेर बनेगा। अब शेर बनाने के चक्कर में तुमने अपने बच्चे को छूट दे दी कि कुछ भी होगा तुम्हारे पापा पीछे खड़े हैं। पापा पीछे खड़े कर होकर के क्या कर लेंगे? कल को वो किसी को मार देगा तो बच्चे को बचपन से सिखाना पड़ता है अत्राण भय। गलत काम किया तो खुद भोगना पड़ेगा, हम भोगने वाले नहीं हैं। हमने जाकर के सागर के जेल में, केंद्रीय जेल में जाकर के देखा तो कुछ माता पिता बाहर बैठ कर के चाय कॉफ़ी पी रहे थे। बाहर सागर जेल के बाहर एक गार्डन सा बना हुआ है, बीच में उसको एंट्री करने की वो व्यवस्था है और अंदर जो है वो जेल है। हमने कहा पुलिस वाले से, यहाँ पर ये लोग चाय पी रहे हैं। बोले इनके सुपुत्र अंदर हैं। हमने कहा अंदर क्यों हैं और ये इतने चाय क्यों पी रहे हैं? बोले इनने खुद अंदर कराया है। माता पिता ने खुद अंदर कराया? बोले हाँ, वो घर में लड़के ने मोहल्ले में गलती कर दी थी, माता पिता के पास टीआई साहब का फ़ोन गया कि इसको आकर के आप सेटलमेंट कर लीजिए। पिता ने फ़ोन कर दिया, 1 दिन के लिए तो अंदर डाला ही दो, 1 दिन अंदर रहेगा तो बच्चा सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? बोले 121 में पहले 1 दिन के लिए अंदर किया है, 24 घंटे की वहाँ पर कैद मिलती है। जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही जो पुराने घर के जेल में रहने वाले जो कैदी होते हैं, उनके पास बढ़िया पुलिस वालों के तेल पिए हुए मोटे मोटे डंडे रहते हैं और पहले से बता दिया जाता है, हाँ भैया 121 का आदमी है, आइए पधारिए। दीवार से सटा करके ले दनादन ले दनादन ले दनादन, ताकत के हिसाब से 18-19 साल के, 17 साल के, 16 साल के लड़के हैं, अपराध कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। उज्जैन की एक गैंग फेमस थी, अभी उज्जैन में था तो उसमें एक बच्चा जैन समाज का निकल गया। वो पिता लगातार हमारे पास आते, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, इसकी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। हमने कहा क्या हुआ? बोले फलानी गैंग का 2 नंबर का गुर्गा है अपना लड़का। अरे हमने कहा बड़ा काम किया है क्या? कोई तीर यूपीएससी पास कर ली क्या तुम्हारे लड़के ने? अरे बड़ा नहीं होना जी, वो सबसे बड़ी गैंग का लड़का है, आप तो आशीर्वाद दीजिए बाहर निकल जाए। वैसे अंदर भी उसका जलवा बहुत है। अब पिता को इस तरीके का अगर मान लो घमंड है, हमारा 4 बार उसके पेपर देखे मैंने, 4 बार। बोले बड़ी गैंग का नाम फेमस है। हमने कहा कौन सा नाम है? बोले फलाना फलाना। हमने कहा अच्छा। बोला 2 नंबर का यही है, देखो आप पूरी टीवी में इसके ऐड दिखते हैं। हमने कहा गुंडा है लेकिन पिता को गर्व हो रहा है। गृहस्थी खराब हो रही है कि नहीं? खराब हो रही है। अत्राण भय। वे जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनसे हमने पूछा आपका बच्चा अंदर है? बोले महाराज जी 1 दिन तो अंदर रहना चाहिए। 1 दिन 121 में अंदर रहा लड़का और खूब पिटाई पड़ी, अच्छे से सूजी लग गई, अच्छा सूज गया। बाहर आकर के पूछा कैसा रहा? बोला दोबारा पाप ना करेंगे। अंदर जाकर के बोला इतना मारते हो? बोले महाराज जी 1 दिन के लिए आया है, पहली बार में इतना कुट जाएगा,
कि बाहर निकलते साथ ही उसको भय रहेगा कि दोबारा ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे दोबारा जेल में जाना पड़े, कि जेल में इतनी पिटाई होती है। बोले जो एक दिन के लिए आता है उसको कूटते हैं, जो 2, 5, 10 साल के लिए घर बना करके आता है उसका वेलकम कर देते हैं। आओ साहब बिराजो, हाँ ये यहीं पे बैठना है, ये आपका कंबल है, यहीं सोना है। कहाँ सोना है? वो जो इतना बड़ा वो रहता है, एक कूपा टाइप का, ट्रेन के कूपे होते हैं ना, ऐसे वो एक लंबा सा रहता है, उसमें जो बाथरूम रहता है वहाँ पे, उस बाथरूम में दरवाज़ा नहीं रहता है, दरवाज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब उसमें 40 लोग सो रहे हैं, अब 40 के 40 लोगों को ओपन में वॉशरूम जाना है, वहीं पे लघु शंका करनी है, वहीं पे सीट बनी है, वहीं पे दीर्घ शंका करनी है 40 के सामने। अब जैसे ही नए का वेलकम होता है, उसी वॉशरूम के ठीक बगल से जहाँ पैर धोते हैं वहीं पर स्थान दे दिया जाता है। ये कंबल है, आराम से बिछा लो, 2 फुट का कंबल रहता है। अभी सब देख करके आ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिनके लड़कों में ज़्यादा बाहुबल उफन रहा है, ये ज़्यादा ना उफने, ये अंदर जाते ही साथ ही इनको इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। और अगर अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं तो बच्चों को गुंडा भी बिल्कुल मत बनाए, क्योंकि गुंडा बनाने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की आदर्श संहिता है, छत्री बनिए, साफ सुंदर स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करिए। लड़के को इलीगल तरीके से आक्रामक बनाने की कोशिश मत करिए। आदर्श गृहस्थ, भय संज्ञा, अत्राण भय, कुछ हो जाएगा तो हम नहीं बचाएंगे, तुम्हारी तुम जानना। जब छोटे से बच्चों को ऐसा समझा देते हैं तो पाप करने से 100 बार डरते हैं, लेकिन आप नहीं समझाते हैं तो वे लड़के धीरे 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 तैयार होते हैं। मैं वहाँ जाकर के देखा, मैंने उसी वॉशरूम के जस्ट बगल से उसको नए कैंडिडेट आया, उसको वहीं पे जगह दे दी। जैसे ही एंट्री करी, साफ सुथरे वातावरण से अंदर घुसे, इतना ज़्यादा बैड स्मेल था। उसी बैड स्मेल में आप 40 लोगों को एक साथ रहना है। अत्राण भय। दुनिया में अपने बच्चे को अपडेट करना है। कई बार मैंने इस बात को कहा है। एक बार जेल घुमाओ अपने लड़के को, संडे है, संडे को बच्चे से बोले बेटा तुमको जेल घुमा के लाते हैं, एक बार चलो देख के आओ कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे अपराध किए होते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का लड़का विजिट कर लेगा। जहाँ पर 2IC बैठे रहते हैं, जहाँ पर मुंशी जी बैठे रहते हैं, मुंशी जी किस तरीके से काम करते हैं, 2IC कैसे काम करता है, वहाँ पे जेल खाना कैसे होता है। बच्चे को छोटी उम्र में जैसे वो बड़ा होता रहता है, उसके अभिप्राय, उसकी धारणा, उसकी मन स्थिति को समझते हुए लड़कों को एक बार जेल घुमा दीजिए अच्छे से। हाँ, अपने आप जाओगे तो मुश्किल होगा, तुम्हारे पैसे खर्चा होंगे फिर। और आजकल ज़माना इतना सीधा थोड़ी है कि 2-5 हज़ार में काम बन जाए। पता बस चल जाए कि सेठ का लड़का, आज सेठ बैठो चिंता मत करो, सबका फिर जितना भी कद्दू कटेगा तो फिर क्या होगा, सब में बटेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। गलती किसी ने भी करी हो, पैकेट तो आपका ही हल्का होना है ना, नहीं होता है। महाराज छुड़ाने में कितना लग गया, पूछो मत महाराज, बोल नहीं सकते, बोल देंगे तो गड़बड़। एक छोटा सा केस में एक लड़का फंसा है, कुछ नहीं किया था उसने इस तरफ पलट के देखा भी नहीं था, लेकिन उसने कह दिया कि देखा है। इतने से चक्कर में अभी 30 पेटी से ज़्यादा तो उतर चुका। अब पहले से घुमा दो एक बार तो 30 पेटी बचेंगे, 20 बचेंगे, 10 पेटी बचेंगे, 2-5 पेटी बचेंगे। इस तरीके से भी धन को संयोजित करना पड़ता है। जब आपके घर के बच्चे इस चीज़ में आप देख रहे हो कि इसकी धारणाएं बदल रही हैं, ये आक्रामक होने लगा है। बच्चे के जूते के साइज, जूते का स्टैंडर्ड, अच्छे कील वाले जूता बच्चा खरीद रहा है, मोटे शोल के खरीद रहा है, जीन्स पहन रहा है, तैयार होकर के बाहर निकल रहा है, जरा जरा सी बात में ए बे ते कह रहा है, और जैन समाज का बच्चा है। तो आपको उसकी मन स्थिति को परख करके उसको बोलना पड़ेगा, आओ एक दिन घुमा के लाते हैं। तो 2 चीज़ें घुमाने लायक हैं जवान होते बेटे और बेटियों को। पहली तो जेल घुमा दीजिए एक बार वक्त से पहले, और एक बार हॉस्पिटल की बर्न यूनिट घुमा दीजिए। संडे है, संडे के दिन हॉस्पिटल की बर्न यूनिट, चलो बेटा 4-5 किलो एप्पल ले लो, अपन हॉस्पिटल चलते हैं, केला ले लो, कुछ भी एक फ्रूट्स ले लो, और हॉस्पिटल में जाकर के एक बार पूरी हॉस्पिटल घुमाओ, सिविल वार्ड घुमाओ,
कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा संसार में दर्द है। अपने प्रथमा नियोग के ग्रंथों में लिखी बातों को अपने घर के चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखोगे तो जीवित प्रथमा नियोग दिखाई देगा, आचार्य जी कहते हैं। और जब बच्चों को हॉस्पिटल घुमा दिया एक बार, बच्चे देखेंगे एक की टांग है, एक का ये जला हुआ है, एक पूरा। मैं जबलपुर के महाकौशल हॉस्पिटल में बर्न यूनिट देख करके आया, तो आज भी वो दृश्य याद है। वह पुरुष 80% तक जला था। 15 टेम्परेचर एसी में उसको बिल्कुल चिल कर दिया था, और कपड़ा नहीं पहना था। कपड़ा जो टेरिकॉट पहना था वो शरीर में चिपक गया था। अब उसको पतली पतली रुई जो है, बस पतली पतली रुई को उसके ऐसे ऊपर ऐसा रख दिया था कि बस ये जो है घाव से पानी निकलेगा तो ये रुई में सोख लेगा महाराज। और रुई को भी जब उठाते थे तो जो रेशा होता है ना पतला सा, चिपक जाए, उसके दर्द का स्पंदन उसका देखने लायक था। परिवार के लोग बाहर खड़े होकर के हमसे कहते हैं, बाबा आशीर्वाद दो इसका प्राण निकल जाए। अंदर जाकर के बोलते हैं, वो बोलता है बाबा आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं। अब दोनों स्थितियां, घर के लोग भावना कर रहे हैं ये मर जाए तो अच्छा है, मरने वाले व्यक्ति जिसके लिए भावना कर रहा है उसने हमसे आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दो मैं बच जाऊं, मुझे ठीक होना है। कैसे हो गया? किसी ने रोका नहीं महाराज, और गलती हो गई। तो अपने बच्चों को वैराग्य दिखाना है, एक आदर्श संहिता घर के अंदर स्थापित करनी है। ये बच्चे थोड़ा सा उफन्ना शुरू करते हैं, बेटियां बेटे जवाब देना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं। जब बेटे के हार्मोनल चेंज होते हैं, बेटा जो है अगर मान लीजिए आईने के सामने या बेटी आईने के सामने ज़्यादा समय देने लगे, तब बच्चों की मानसिकता और धारणाओं को समझ करके उनको दो जगह घुमा करके आप अपने परिवार का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। हमने आपको पूरा का पूरा एक दिन जाकर चलो कहाँ, अरे हो के आ रहे हैं, ये भी इसको भी परिवार चलाना कहते हैं। हॉस्पिटल चला करके देख के आए, बच्चा तुम्हारा है जुआ खेल करके बच्चा 5,000 रुपये बर्बाद कर रहा है, तुम 1,000 रुपये का केले खरीद लो, केला खरीद करके हॉस्पिटल ले जा करके बांट दोगे तो पुण्य मिलेगा तुमको। बच्चे को समझ में आएगा, ये बच्चा घर के अंदर शुद्ध थाली को फेंक देता है खाने वाली को, वहाँ पर ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको दूध और केले के साथ ही देनी है। आप वहाँ जाकर के देखेंगे इतने भी गरीब लोग हैं कि दो केला खरीदने का पैसा नहीं है। जब 2 केला खरीदने का पैसा नहीं है तो 2 केले के दिए भी महिलाएं ऐसी दौड़ती हैं, मालिक हमको दे दो, मालिक हमको दे दो, मालिक हमको दे दो, मालिक। तब जाकर के बच्चे को पैसे की कीमत समझ में आती है। अभी तो कुछ नहीं, कचौड़ी खा करके बढ़िया माल मसक करके चले आए, जेब में पैसा था, रास्ते में पान का ठेला था, उस पान के ठेले में भीड़ क्यों रहती है? पान के ठेले में भीड़ इसलिए नहीं रहती कि पान बहुत अच्छा है, पान के ठेले में भीड़ इसलिए रहती है, पान के ठेले में सट्टा पट्टी कटती है। बच्चा खड़ा हो गया, भाई एक पान दे देना, हाँ और कुछ, 7 नंबर ओपन में, क्लोज में, रनिंग में, चुपचाप बोले निकल गए। हमारा खाता पुराना चलता है। कपड़े की दुकान में, गांजा भांग की दुकान में, पान वाले की दुकान में सट्टा पट्टी कटवा ली, बोल करके निकल आए, उसने आपके अपने सामने सट्टा पट्टी काटी, चले गए। फिर राष्ट्र में जाकर के बिल फटता है, तुम्हारे 13,000 हैं, तुम्हारे 17,000 हैं, तुम्हारे 22,000 हैं। देखता था ऐसी पान की दुकानें, आंख से देखी कि महीने के लास्ट में पान की दुकान से 16-16 लाख कैश जनरेट हो रहा है। हमने कहा इतना तो किराना की दुकान में बेच करके हम नहीं कमाते जितना तुम कमाते हो। कैसे? बोले कुछ नहीं, बस पान बेच के। हमने कहा चाचा पान बेच करके दोनों पैसा नहीं आ सके। बाद में चाचा पकड़ गए, जब पकड़े तब बढ़िया अच्छे सुटे। अपने चाचा नहीं थे, मोहल्ला में कोई भी हो चाचा ही कहलाता है। मोहल्ले में कि कोई भी हो, चाचा है, बड़े ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, ऐसे सम्मान जीवन में चलता है। अब हमने कहा चाचा तुम्हारी पान की दुकान में हम सोचते थे कि ये पान बीड़ी सिगरेट बिकता है, गुटखा बिकता है, मीठा बिकता है, तंबाकू वाला बिकता है, बाबा जाफरानी 120 जर्दा पान पराग गोल्ड, लेकिन तुम 16 लाख रुपया घर के तुम्हारे पान के इतने से टपरा से निकले। बोले अरे गलती हो गई यार, अब क्या करना है? बोले कहीं से नहीं, दूसरी जगह जाके पान को ठेला लगा ले, करेंगे वही। तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे? आपका बच्चा सट्टा खेलने लगा, आपको पता भी है, बच्चा रात को 1:30 बजे घर आता है,
ये आदर्श परिवार के बच्चे रात को 1:30 बजे घर नहीं आते, बैठा है वहीं पे मस्ती कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वहां पे मस्ती? आइए घर आइए, उसको काम दे दो। टैलेंट को डायरेक्शन नहीं देंगे तो टैलेंट पट्टियों में बैठा मिलेगा। रात में मूंगफली खा रहा है तुम्हारा बच्चा और तुमने ये कह दिया अरे हो गया जवानी है चलने दो, ऐसा कह करके तुमने अपने परिवार की पृष्ठभूमि बिगाड़ दी। वहीं पे बैठे बैठे ये पट्टी में बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, इन्हीं में से किसी के पास गाड़ी होगी, धीरे से गर्मी में बोलेगा एक है क्या जुगाड़ देखना एक आध। अब जुगाड़ आ गया, धीरे से कोको कोला की बोतल में लोको कोला आ गई। अब फिर क्या है, अब कुछ नहीं, वहां पे सामने तो कोको कोला की बोतल है, ऊपर से भाभी देख रही हैं, भैया अरे कुछ नहीं भाभी कोको कोला। अब 5-7 लड़कों ने कोको कोला पी लिया। अब सबको पता है मोहल्ले में है कोको कोला पी लिया है। अब सीधे कोको कोला पीने के बाद बिस्तर में जाएंगे, चुपचाप जाकर के, गणेश जी ऐसा नहीं, मतलब चुपचाप जाकर के सो जाएंगे। सो गए, सुबह उठे कोको कोला का असर उठ गया। क्या हुआ? ये पट्टी में बैठे बैठे बाहर की पट्टियों में आपके बच्चे इस तरीके से कब बर्बाद हो जाएं किसी को पता नहीं है। पिता के आंख के सामने अपराध होता है। बस लड़कों की यूनिटी होना चाहिए। संहिता खराब होती है। बात को ओपनली इसलिए कह रहा हूं मंच के माध्यम से कि जब गृहस्थ की पीड़ा मंचीय हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल जाता है। महाराज ऐसा तो होता है, ऐसा हम भी करते हैं, ऐसा हम भी करते हैं, ऐसा हम भी करते हैं। तो इस तरीके से गलतियां होती है। इस गलती से आपका परिवार बर्बाद होता है। बच्चे को सिखाना पड़ेगा अत्राण भय घर के अंदर बचपन से पैदा करिए। गलती करोगे तुमको भोगना पड़ेगा, हम नहीं बताने वाले। अरक्षा भय, माता पिता घर के अंदर बच्चे को समझा देते हैं बेटा भगवान के अलावा कोई शरण नहीं है। अब तुमने पहले ही कह दिया तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम चिंता मत करना, तो वो तो रॉबिन हुड बन जाएगा। फिर तो वो तो वहाँ जाएगा, वहाँ पे स्पाइडरमैन बनते हैं, रॉबिन हुड बनते हैं, और यही बन करके वो बच्चे यही सीखते हैं। छोटा भीम देखेगा तो वही करेगा। आजकल ट्रेंडिंग है बच्चों को, जैसे KG1, KG2, KG3, KG4, 5, 6 के लेकर के 12 तक होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया ने बच्चों को अपडेट किया है। स्टार्टिंग में फंडामेंटल गेम्स बनाए, कैंडी क्रश। क्या करना है, आ रहा है बस उसके नीचे ये कर दिया, इधर से ये लाइन मर गई, इधर से ये खत्म हो गई, यहाँ से ये खत्म हो गई। अब है तो वो कैंडी क्रश, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छी दिख रही है, लेकिन उससे बच्चा धीरे धीरे पॉइंट कलेक्शन सीख गया। क्या है, 1 लाख पॉइंट हो गए हमारे कैंडी क्रश में। अब बच्चा जैसे ही 15 मिनट के लिए भी फुर्सत होता है, मम्मी से सबसे पहले मोबाइल मांगता है, और मोबाइल मांग करके छोटा सा बच्चा कैंडी क्रश खेलने में लग गया। क्यों? मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, अब मैं कैंडी क्रश में मेरे 1 लाख पॉइंट हो गए हैं। जिस दिन मेरे 5 लाख पॉइंट हो जाएंगे तो हमको उसमें से 1500 रुपए मिलेंगे। ये भावना पैदा कर दी, जुए की प्रारंभिक भावना। इस तरीके से छोटे छोटे गेम्स के माध्यम से पैदा करी। जो भी गेम्स हैं जिसमें पॉइंट कलेक्शन होता है, उससे आपके बच्चे का मेंटल मैप चेंज होता है। बच्चा बैठे बैठे पॉइंट इकट्ठे करने के चक्कर में इजी मनी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। अब उससे बोलो दुकान में बैठो, तो बच्चा दुकान में बैठ करके क्या सोचता है, 4 घंटे मेहनत करी, उसके बाद 150 रुपये बचे, इससे अच्छा कैंडी क्रश खेलता, इतनी देर में वो कर लिया होता, उसमें मेरे 800 रुपये बच जाते। अब बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में कैंडी क्रश हो गया, कोई भी शूटर गन हो गए, कोई दूसरे हिंसात्मक ये जो पदार्थ हो गए, आपके बच्चे, आप खुद बताइए आपके मोबाइल में कितने गेम्स लोड हैं, और उसमें से कितने गेम्स ऐसे हैं, लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, उसमें भी जुआ चल रहा है। 4 लोग बैठ गए हैं, 4 लोगों ने अपनी अपनी बाजी लगा ली है अलग अलग बैठ करके, और बस खेलने में लगे हैं। अब वो खेल रहे हैं, जो जीता वो सिकंदर, पहले से बोल दिया 1500 रुपये की बीट है भाई। अब 1500 रुपये का जुआ चल रहा है, 4 में से 4 को 1500 देने पड़ेंगे। अब जो पहला जीतेगा वो कौन है, 4000 का, 1.5 दूनी 3 दूनी 6, 4500 रुपये का तो मालिक हो ही गया। तो इस तरीके से स्टार्टिंग बेस में कैंडी क्रश या जूसा कोई गेम है, इस गेम के माध्यम से आपके बच्चे को पहले तो मोबाइल में बैठने की आदत लगती है, फिर धीरे धीरे अपडेट होते हैं, फिर बीच में हीरोइन बोलेगी तुमने ये नहीं खेला, ये खेल लो। अब हीरोइन के खेलने पर
एक नया गेम खेलेंगे, फिर खान भाई बोलेंगे यार रमी खेलना ना भाई, क्या है 16 साल से कम उम्र वाले थोड़ा समझ के, ऐसे स्टाइल से बोलते हैं कि उसमें समझने की कोई बात ही नहीं होती है। खान भाई ने बोला है हम डूब के खेलेंगे चाहे कुछ हो जाए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब उसने दिखा दिया रमी खेलो जीतो। अब अंबानी भाई हैं, उन्होंने एक गेम नया लॉन्च कर दिया, उन्हें प्रमोट कर दिया। अब उनको तो पैसा कमाना है, 18% की जीएसटी दे देंगे, तुम्हारा तो घर बर्बाद हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो माता पिता की आदर्श परिवार की आदर्श संहिता में ये भी एक आदर्श है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स खेलने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको मोबाइल्स के गेम खेलने की 16 साल तक की उम्र तक कोई भी परमिशन अलाउ नहीं है। क्या इस तरीके की आदर्श संहिता आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? क्या आप अपने घर में अपने बच्चों से इस बात को बोल सकते हैं कि मोबाइल लूडो ले आओ, सांप सीढ़ी ले आओ, चेस ले आओ, मम्मा खेलेगी तुम्हारे साथ, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन मोबाइल वाला गेम्स वो छोटा सा बच्चा है, वो ऐसा देखता है, वो नाक में वो समझ नहीं रहा है चश्मा, और 24 घंटे वो उसी में लगा हुआ है, नेत्र ज्योति खराब कर ली। अब खराब नेत्र ज्योति चक्कर में महाराज जी इसको +4 का चश्मा लग गया। बोले क्या करता है? कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं करता, पता नहीं कैसे आंख कमजोर हो गई, रेटिना नहीं कमजोर हो गया, अपने आप थोड़ी हो गया। वो जो मोबाइल से निकलने वाले ब्लू रेंज है, वो आपके बच्चे का दिमाग, ब्रेन हैक कर रही है, शेक कर रही है। आदर्श गृहस्थ क्या करेगा? आदर्श गृहस्थ की पहली फंडामेंटल जवाबदारी है, अगर आपने ये सोचा है कि सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक हम दुकान चला लेते हैं तो हमने पैसा वाले हो गए, तो हमने तीर कमा लिया। तुम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा लड़का तुम्हारी आंखें देखते 25 लाख रुपए जुआ में हारेगा और बाद में बोलेगा पैसा नहीं दिया तो हम सुसाइड कर लेंगे, और पुत्र मोह के चक्कर में अपने 25 लाख तुमको देने पड़ेंगे, 50 लाख देने पड़ेंगे, 1 करोड़ की जमीन देनी पड़ेगी। ऐसे कितने घर सोना चांदी की ट्रेडिंग में बर्बाद हो गए, MCX खेल करके कितने लोग बर्बाद हो गए। मैं था, एक पंडित जी के सुपुत्र थे, बहुत अच्छे पंडित जी थे, नाम ख्याति चीन। उनके पुत्र जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है, उसने MCX में पैसा लगा लिया, 25-30 लाख रुपए हार गया, फकीरा हो गई। तब जाकर के बुद्धि खुली तो रो रहे हैं, अब आचार्य जी बचा लो। अब आचार्य जी कैसे बचा ले? आचार्य जी के यहाँ झाड़ थोड़ी है, आचार्य जी के यहाँ जो गिरता है वो मंदिर के लिए नहीं गिरता है, किसी के घर के लिए थोड़ी गिरता है। अब उनने कहा क्या कर सकते हैं महाराज? फिर परिवार सदस्यों को बोला 5-5 लाख रुपए चारों पांचों भाई इसको दो, इसको धीरे से उठाओ, दोबारा गलती नहीं करेगा। लॉस तो हुआ ना। शुरुआत कैसे हुई? वो छोटे से कैंडी क्रश से। आपका बच्चा कैंडी क्रश खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? खेल रहा है। आपके बच्चे लूडो सांप सीढ़ी मोबाइल में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? आपको लग रहा है कि हमने अपने बच्चे को शांत, महाराज जी शांत रहता है, मेंटल टेंशन है, मोबाइल दे तो चुपचाप बच्चा चुप है। चुप नहीं है मोबाइल में बच्चा। मोबाइल में बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रेस्पी पावर है। 14 साल की उम्र तक वे बच्चे जितना अडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सा ड्रेसिंग सेंस है, क्या पहने हैं, कैसे पहनते हैं। आपने देखा 2.5 साल का बेटा लड़का अपना कपड़ा खुद चॉइस करता है? आपने महसूस किया इस बात को? बच्ची है 2.5 साल की, कुल 2.5 साल की, उसके सामने अलमारी खोल दो, उसने कह दिया कि ब्लैक कैफरी के साथ हमको वाइट वाला ये पहनना है, मतलब पहनना है। अब आप उसको पीला नहीं पहना सकते, पीला पहनाने में उसका अहंकार सामने, फिर उसका रोना, उसका गाना, उसका चिल्लाना, उसका पैर पटकना। छोटी सी उम्र में 2.5 साल की उम्र में जब बच्चे अपना ड्रेसिंग सेंस को चॉइस कर रहे हैं, उस चॉइस को जनरेट कैसे किया? किसने किया? वो जो छोटा सा चप्पल के बराबर का मोबाइल बच्चे को दे देते हैं ना, बच्चे टॉम एंड जेरी देख लो, उस टॉम एंड जेरी में बच्चे कलर फेस को पहचानते हैं कि टॉम एंड जेरी ने अगर ब्लू पैंट पहना है तो अब हमको भी ब्लू पैंट पहनना है, उसने ब्लैक पहना है तो हमको भी ब्लैक पहनना है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बड़ी बड़ी मील वाले उस कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो बोलेंगे अब सीरियल में कुछ इस कलरिंग को और इस प्रोडक्ट को भी लेकर के आइए। तो वो छोटे छोटे प्रोडक्ट से आपका बच्चा इंस्पायर होता है और आपके बच्चे को आदत लग गई। छोटा सा बच्चा चॉइस दिखाता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसे नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात नहीं है बंधु, ये बिल्कुल एब नॉर्मल बात है। इस एब नॉर्मल बात से आपके बच्चे भटकते हैं और आदर्श संहिता गृहस्थ की दूषित होती है। आहार संज्ञा में एक छोटा सा नियम पूरी दुनिया के जैन समाज के लोगों को बना लेना है
तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, खाओगे तो सिर्फ घर का। बाहर भूख लगती है, बच्चा सुबह 8:30 बजे लाइन पे निकला है, पोहा खा करके, हलवा खा करके, 2 पराठे खा करके, माँ का कर्तव्य है हमारी गलती से एक बहन ने बहुत प्यार से कहा, महाराज जी इमली की चटनी है बढ़िया, 1 घंटा उबाली है, सोड डाली है, आप ले लो, आपकी गला खराब नहीं होगा। हम मान गए उसकी बात, उसके चक्कर में ये सब लफड़े हो गए। आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती से। अब क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहा था मैं? बाहर का खाना निश्चित करिए, पूरे जैन समाज के लोग निश्चित करिए। निकलता था, लाइन पे निकलता था, सुबह से पोहा खाया, खुद के जीवन का अनुभव है। सुबह पोहा खाया, हलवा खाया, चाचा ने बोला आज शुक्रवार है, वसूली में चलना है। सुबह 7:30 बजे निकल गए वसूली करने के लिए, लौट के आ रहे हैं शाम को 4:30 पौने 5 बजे। अब 70-80 किलोमीटर का एरिया है, चाचा के साथ कवर करना है। माँ जानती है इसने अभी खाया है, अब इसको फिर भूख लगेगी। उसने 10 पराठे गाड़ी की डिक्की में डाल दिए, अचार पापड़ डाल दिया, जहां इच्छा लगे सो खा लेना। अब चाचा ने सिखा दिया, एक सब्जी होटल से ले लेते हैं, यही पराठे हैं, दोनों मिलके अच्छी गरम गरम खा लेंगे। तो आदत समझ में आता है ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन माँ चाहती थी घर की आदर्श संहिता, कि कहीं भी दुनिया में हमारा बच्चा जाएगा, हमारे घर का भोजन करेगा। आज हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, अटैची में सब कुछ होता है, सिर्फ भोजन नहीं होता। वंदे भारत में चढ़ गए, महाराज अच्छा मिलता है वंदे भारत में, साफ सुथरा मिलता है, जैन फूड मिलता है। पेंट्री कार जाकर के देखो एक बार, पेंट्री कार में एक कढ़ैया रहती है, वो बिल्कुल फिक्स रहती है, उसी में हिलती डुलती नहीं है, ना उसको उतारा जाता है ना निकाला जाता है, उसी में सब तल दिया जाता है। दुनिया भर का आमिष और मिस जितना भी है सब तल करके उसी में पूरी निकाल दी, उसी में दुनिया भर का मांसाहार निकाल दिया। अब वही वंदे भारत का आप खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन घर से ले जाना पसंद नहीं करते। दुनिया में अपने परिवार के लिए इतनी आदर्श संहिता बना के रखो, पति पत्नी को समझा के रखे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके खाने में कंट्रोल। अगर उसके किसी की व्यक्ति के रहना, मिलना, भोजन और पढ़ना, इन 4 में नियंत्रण कर दिया, आप कैसे रहते हैं घर के अंदर, आपके दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड सर्किल कैसा है, कौन सी जात के 2 लोगों के साथ दोस्ती है, जिस जात के लोगों के साथ दोस्ती होगी, जो आपके मित्र का चरित्र है वही आपका चरित्र है। आपको कई बार हमको हमारा चरित्र समझ में नहीं आता, तो हमारे मित्र का जो चरित्र है वही हमारा चरित्र है। तो हमारा बच्चा रहता कैसे है, मिलता कैसे है, भोजन कैसे करता है, और घर के अंदर जो है चौथा कारण कहते पढ़ता क्या है। अनावश्यक ज्ञान अगर एकत्रित कर रहा है वो रील्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो उसको समझाना पड़ता है इस अनावश्यक ज्ञान की आपके पास जरूरत नहीं है। मुझे चश्मा लगता था ब्रह्मचारी अवस्था में, गुरुजी ने मेरे नाक के ऊपर चश्मा देखा तो आचार्य बोलते हैं अच्छा आप चश्मा पहनते हैं। हमने कहा आचार्य थोड़ा कम दिखता है। तो आचार्य बोलते हैं ऐसे खड़े हो जाओ। खड़े हो गया, चश्मा उतार दीजिए, चश्मा उतार दिया। बोले ये सामने वो जो चींटी चल रही है वो दिखती है कि नहीं दिखती? हमने कहा दिखती है। पिचासी बोलते हैं वो चांद दिखता है कि नहीं दिखता? हमने कहा दिखता है। बोले जब चींटी दिखती है और चांद दिखता है तो फिर चश्मे की कोई काम नहीं है। जब उतना दूर का देख लेते हो, 4 हाथ चलना है, सामने चींटी दिख रही है, अब वो चींटी दिख रही है सामने और ऊपर का चांद भी दिख रहा है, तो दूर की दृष्टि भी ठीक है, पास की भी ठीक है। फिर आचार्य जी एक चीज और कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं हाथ में अगर बाल आ जाएगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हम ही से पूछा, हमने कहा दिख जाएगा गुरुजी। बोले ये भी चश्मा उतार दो, इस चश्मे की आदत अभी से मत डालो, अभी छोटी उम्र है। 20 साल की उम्र में चश्मा पहनते थे, थोड़ा टेपर हो गया था, गाड़ी हेडलाइट एक खराब हो गई, अब वो ऐसा दिखे। तो हमने कहा आचार्य जी एक में तो समझ में नहीं आता है। बोले कोई बात नहीं, अपन सबको समान दृष्टि से देखेंगे। मैं क्या हूं, मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूं। मेरी आंख एक दृष्टि से दिखता है, एक से दिखता नहीं है, तो एक ही दृष्टि से मैं सबको देखता हूं। मतलब समान दृष्टि से देखेंगे। जिसको भी चेक कराओगे उसी को डॉक्टर बोलेगा चश्मा चढ़ा है, लेकिन एक बार नाक में चढ़ा लिया तो वो जीवन भर की आदत पड़ गई। अभी भी बैग में चश्मा रखा है मेरे,
मैं कभी कभी किसी ने मुझको चश्मा पहनते हुए नहीं देखा कि महाराज जी चश्मा पहनते हैं। पहनना पसंद नहीं है। क्यों? कभी कभार जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो थोड़ा बहुत देर के लिए पहना, और पहन लो, कभी कभार पहनो तो भी दिक्कत है। पैर रखो इधर, दिखता है इधर। अब वो 15 दिन तो उसको दिमाग में मेंटल लेंस को सेट होने में, आई साइट को सेट होने में टाइम लगता है। अब एक बार आई साइट सेट कर ली हमने, 15 दिन तक लगातार पहन लिया, अब उतार दिया तो अब वो चौके में 1 का 2 दिखे। हमने कहा ये तो गड़बड़ है। अब वो जैसे ही चश्मा पहन के आहार में गया तो जितने भक्तगण थे वो चिल्लाए, चश्मा लग गया क्या, चश्मा लग गया। हमने कहा क्यों? उम्र हो गई मेरी, 47 साल का हो गया मैं, चश्मा अभी से लग गया। अरे हमने कहा बड़ी आफत है। फिर बाद में याद आया गुरुजी ने बोला था इसकी आदत मत डालो। वापिस उठा करके बैग में डाल दिया। बोले इतना पढ़ना ही नहीं है कि जिसमें अपन को चश्मा लगे। हाथ की अंजलि का बाल देख लो, सामने की चीटी देख लो, 4 हाथ की भूमि दिखती है, पर्याप्त है। लेकिन आपका छोटा सा बच्चा होगा, उसको क्रिजाल लेंस का बेहतरीन वाला चश्मा आपने पहनाया 5,000 रुपए का, और कछु नहीं है, सिर्फ सो आप दिखावे के लिए, दिखावे की झंझट है। क्या है? वो सब साफ सुथरे तैयार होकर एक चश्मा डाल दो तो लड़कों पढ़ो लिखा लिखा लगे, बुच्चे एक नंबर के। कछु अंदर तो आज जाता है नहीं, चश्मा पहन करके सो दिखा रहे। अब ये 4 चीजें पूछ लें, CC++ पूछ लें, थोड़ी सी कोडिंग पूछ लें, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। लेकिन चश्मा से, फेस से ऐसा दिखेगा बच्चा जैसे बिल्कुल ब्रिलियंट स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का हो। तो नकली मुखौटा भी आदर्श परिवार में पहनने की अनुमति नहीं है। आप अपने परिवार के लोगों में से कितने लोग हैं जो नकली मुखौटे पहनते हैं? कितने लोग हैं घर से जैसे ही पार्टी से वापस लौटते हो, बताइएगा मुझे। जब यहाँ फेयरवेल हुई और फेयरवेल के बाद जब घर में जाकर के कोट उतारा, कोट उतारने के बाद क्या हुआ? वही फटी वाली लैगी डाली। शाम को 4:30 बजे आदमी कम टू द पॉइंट। क्या हुआ? जितना शो ऑफ करना था कर लिया। अब वो कोट एक बार अलमारी में टंगा है, अब वो दोबारा थोड़ी निकलेगा। कब निकलेगा वो बताओ? जो कोट तुमने शादी में पहना था, शेरवानी जो पहनी थी, शादी के बाद कब पहनी? दोबारा पहनी? नहीं पहनी। महाराज साली की शादी में पहनने की सोच रहे थे, लेकिन साली ने कह दिया जीजा जी शादी वाला कोट पहन के मत आना हमारी शादी में। उस चक्कर में एक नया सिलवाना पड़ गया। तो वो जो कोट आपने शादी में पहना था, जो लांचा तुमने 1-1.5 लाख का शादी में सिलवाया था, वो एक ही बार पहना जाता है, दोबारा उसके कभी उसको पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अनावश्यक वस्तु तत्व के खर्च से आदर्श परिवार सुरक्षित रहता है। कितना अच्छी आदर्श संहिता है। धोती दुपट्टे और साड़ी में चक्रवर्ती विवाह होगा। 1500 रुपए की साड़ी है, इसी में विवाह हो गया, तो मैं ज़्यादा हो तो 15,000 की करवा लो, उसको जरी वरी लगवा लो, 2-4 विधान में तो पहन ही लोगे। लेकिन वो जो तुम्हें क्या कहते थे उसको, साड़ी चढ़ती थी उसको क्या कहते थे, चढ़ाव की साड़ी मिलती थी ना, तो 8-10 हज़ार रुपये की उस समय बहुत होता था, 8,000 रुपये है। हाँ, जो भी होता है वो मैं ज़्यादा समझता नहीं। तो वो जो है वो चढ़ा देते थे। अब वो बड़ा 2-in-1 साड़ी देखी हमने पहली बार, बाहर हरी है अंदर लाल है। हमने कहा ये क्या है? बोले आधे दिन ऐसी पहनेंगे, आधे दिन ऐसी पहनेंगे। हमने कहा 2-in-1। हमने कहा शर्ट देखी थी, बोले साड़ी भी आती है। तो दुनिया भर के तमाशे हैं दुनिया में, लेकिन काम कुछ नहीं आता। और जब सब फंक्शन हो जाए तो फिर वापस में वही फटा हुआ लेगी, नीचे से उसकी मुहर टूटी हुई है और एक फटी हुई वही पुरानी टी शर्ट। ये ओरिजिनल लाइफ। लेकिन मुखौटे वाली जो लाइफ है, ये परिवार का अगर छोटी उम्र का बच्चा इसको डेवलप कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा अभी से अपने जीवन में मुखौटा लगाना मत सीखो, ये जब लगाना पड़ेगा तुम्हारे पिता तुमको खुद समझा देंगे। लेकिन बच्चा है, चॉइसेस में जाता है, उसको भय देना पड़ेगा। हम बचाने वाले नहीं हैं, हम समझाने वाले नहीं हैं, हम दिखाने वाले नहीं, हम नहीं बचाएंगे। अगुप्ती भय, अरक्षा भय, अत्राण भय, इहलोक भय, परलोक भय। परलोक का भय भी छोटी उम्र में संतानों को पैदा कर दो। पाप करते हो ना, मर करके नरक जाओगे, वहां पे ऐसा काटते हैं कुछ मत पूछो। 2-4 कॉमिक्स दिखा दो, एक आध कोई मूवी दिखा दो, इतने में बच्चा बात में बोलने लगे इससे तो पाप पड़ता है ना, हाँ इससे पाप पड़ता है। अब जिसको आपने सिखा दिया है इससे पाप पड़ता है, अपनी जबान से खुद मत पलटना। नहीं इस अब नहीं पड़ता। हाँ पहले तो बोलते थे कि पाप पड़ता है, अब नहीं पड़ता। अब पहले महाराज जी के सामने नियम ले लिया था 6 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे,
अब वो बच्चा बोलता है पापा से, पापा आपने नियम लिया था ना 6 के बाद भोजन नहीं करेंगे, 7:30 बज गए। अरे चलता है, आपने कह दिया, लेकिन उसके दिमाग से तो संकल्प ही गायब हो गया। आदर्श परिवार स्थापित करिएगा। संवाद के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन समय नहीं है, इसे शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।